नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणतंत्र दिवस पर किसान प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। वर्ष 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण में अगले वित्तीय वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 11% रहने का अनुमान लगाया गया है। हरियाणा सरकार ने सोनीपत, पलवल व झज्जर जिलों में इंटरनेट सेवाओं को बंद रखने की अवधि 30 जनवरी शाम 5 बजे तक बढ़ाई। कई अन्य जिलों में भी इंटरनेट सेवा बंद की गई। और हरियाणा की सभी गौशालाओं में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई श्रृंखला आओ कोविड को हराई में आज का संदेश है, दवाई भी और कड़ाई भी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणतंत्र दिवस पर किसान प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आज बजट सत्र के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का संविधान जो लोगों को अपनी बात रखने की आज़ादी देता है, वहीं संविधान प्रत्येक व्यक्ति द्वारा गंभीरता से कानून एवं नियमों की पालना की शिक्षा भी देता है। उन्होंने कहा कि संसद द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानूनों का उद्देश्य किसानों की मदद करना है, क्योंकि ये किसानों को और अधिकार व शक्तियां देते हैं। श्री कोविंद ने कहा कि 10 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों ने कृषि क्षेत्र में हुए इन सुधारों का लाभ लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि बारे स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने सहित किसानों की स्थिति में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 1.5 गुना वृद्धि की गई है। कोविड-19 के खिलाफ जंग का जिक्र करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि सरकार द्वारा समय पर लिए गए फैसलों के कारण लाखों लोगों की जिंदगी बचाई जा सकी है और देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। सरकार द्वारा युवाओं के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र के निर्णय से ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर चयन के लिए साक्षात्कार खत्म करने से देश के युवाओं को काफी फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए विभिन्न परीक्षाएं देने के झंझट से मुक्ति दिलाने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार देश के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। गलवान घाटी घटनाक्रम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अतिरिक्त सैनिक बल तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को 8 महीनों तक प्रति माह अतिरिक्त 5 किलो मुफ्त अनाज दिया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत देश के 1.5 करोड़ गरीब व्यक्तियों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है। उन्होंने कहा कि हर घर जल योजना के तहत प्रत्येक घर को पानी पहुंचाने के अलावा जल संरक्षण की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। राष्ट्र के विकास में महिलाओं के योगदान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने भारतीय वायुसेना की लड़ाकू शाखा और मिलिट्री पुलिस में पहली बार महिलाओं की नियुक्ति सहित इस दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जरिए सुधारों को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि नई नीति के तहत पहली बार विद्यार्थियों को अपनी मर्जी के विषय चुनने की आजादी दी गई है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण का बहिष्कार करने पर विपक्ष की कड़ी निंदा की है। संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में श्री प्रसाद ने विपक्ष के इस कदम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हैं और वे राजनीतिक मतभेदों से ऊपर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का सम्मान करना लोकतंत्र की परंपरा है। वर्ष 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण में अगले वित्तीय वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की विकास दर
11% रहने का अनुमान लगाया गया है। इसमें सरकारी उपभोग से विकास दर में सुधार होने का संकेत दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में सुझाव दिया गया है कि निर्यात और सरकारी उपभोग से विकास में मदद मिलेगी। इसमें कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 7.7% रहने का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण में कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। इसमें कहा गया है कि देश में शुरू किया गया टीकाकरण का महाअभियान अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में मदद करेगा। आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि कठिन समय में भी सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर बढ़ाने में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सर्वेक्षण में ये बात स्वीकार की गई है कि स्वास्थ्य क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु बन गया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, रेवाड़ी और सिरसा जिलों में वॉइस कॉल को छोड़कर सभी इंटरनेट सेवाओं, सभी एसएमएस सेवाओं और बैंकिंग व मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगर सुविधाओं को 30 जनवरी शाम 5 बजे तक बंद करने का निर्णय लिया है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि इसके अलावा सोनीपत, पलवल और झज्जर जिलों में इंटरनेट सेवाओं को बंद करने की अवधि अगले 24 घंटे यानी 30 जनवरी शाम 5 बजे तक के लिए बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए लोक आपात या लोक सुरक्षा संबंधी दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन नियम 2017 के तहत दिए गए हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन में राज्य ने देश में तीसरा स्थान हासिल किया है। हरियाणा में 1,17,000 से अधिक का टीकाकरण किया जा चुका है। इसके शुरुआती दौर में करीब 2 लाख स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जाना है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीकाकरण में लक्षद्वीप प्रथम तथा उड़ीसा को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश की सभी गौशालाओं में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। इसके लिए हरियाणा गौ सेवा आयोग ने हरेड़ा से अनुबंध कर लिया है। इसके अलावा सभी गौशालाओं में गायों की संख्या के आधार पर गोबर गैस संयंत्र भी लगाए जाएंगे। ये जानकारी हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रवण कुमार गर्ग ने आज फतेहाबाद में एक पत्रकार वार्ता में दी। श्री गर्ग ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश की कई गौशालाओं में गोबर से लकड़ी बनाने की मशीन भी खरीदी है तथा गोबर से बनी लकड़ियों से प्रदेश के कई इलाकों में अंतिम संस्कार भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा गौ संवर्धन एवं संरक्षण कानून बनने के बाद गायों की तस्करी पर रोक लगी है, लेकिन फिर भी गायों की तस्करी ना हो इसके लिए जल्द ही प्रदेश के सभी जिलों में काऊ टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम क्षेत्र में बुधवार को आतंकवादियों के हमले का शिकार हुए गांव जुड्डी निवासी जाबाज सैनिक शहीद दीपक कुमार का अंतिम संस्कार आज पूरे सैनिक सम्मान के साथ किया गया। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हुक्मचंद यादव, पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह यादव व जगदीश यादव, उप जिला प्रमुख जगफूल और जिला प्रशासन की ओर से बावल की एसडीएम मनोज कुमार सहित इलाके के अन्य कई गणमान्य व्यक्तियों ने शहीद दीपक कुमार के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।